कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 20। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अपना पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है कि नाविक के सहज विघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रेडियोधर्मिता, परमाणु संलयन, रेडियो समस्थानिक या फिर परमाणु विखंडन। तो इसका सही आंसर है, इसको कहा जाता है रेडियोधर्मिता। जो नाभिक के सहज विघटन की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है रेडियोधर्मिता। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से हीनयान बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा कौन सी है? तो बौद्ध धर्म की ही एक शाखा है हीनयान, उसकी पवित्र भाषा कौन सी है? पाली, संस्कृत, बंगाली या हिंदी। तो इसका सही आंसर, इसकी जो पवित्र भाषा है वो है पाली। तो दोस्तों, पाली में ही जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपना जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में ही दिए थे। और जो त्रिपिटक, बौद्ध धर्म की जो त्रिपिटक है वो भी किस भाषा में लिखे गए हैं? वो भी पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक या एकात्मक क्षेत्र। तो जो प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है वो होता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कि कृषि है, डेयरी है, वानिकी है, मछली पकड़ना है, ये सभी क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र का निर्माण करना, यानी उससे किसी चीज का उपयोग हेतु किसी चीज को बनाना, उसको द्वितीय क्षेत्र में किया जाता है। तृतीयक जो क्षेत्र होता है उसमें सेवा क्षेत्र होता है, यानी कि सेवा जैसे बैंकिंग है, आपका किराया है, ये सभी केस में आता है, तृतीयक क्षेत्र में आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र द्वारा तैयार किया गया था। तो किसके द्वारा तैयार किया गया था संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र? वुड्स कमीशन, साइमन कमीशन, हंटर कमीशन या फिर सरकारिया आयोग। तो इसका सही आंसर है, ये किया गया था साइमन कमीशन के द्वारा। साइमन कमीशन के द्वारा जो संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों, साइमन कमीशन कब बना था? सबसे पहले ये बना था 1927 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद 1928 में ये भारत में आया था। 1928 में ये भारत में आया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, किसी व्यक्ति का पूर्ण आनुवांशिक गठन किसे कहा जाता है? फिनोटाइप, संकर, जीन प्रारूप या द्विसंकर प्रारूप। तो जो पूर्ण आनुवांशिक गठन होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है जीन प्रारूप। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। किसी व्यक्ति का पूर्ण आनुवांशिक गठन जीन प्रारूप कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या में निम्नलिखित स्वतंत्र सेनानियों में से कौन शामिल था? तो जॉन सैंडर्स की जो हत्या की थी उसमें कौन शामिल था? और ये हत्या हुई थी 1928 ईस्वी में। सी आर दास, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह। तो इसका सही आंसर भगत सिंह के द्वारा ये हत्या की गई थी, जिसमें शामिल थे भगत सिंह और उनके सहयोगी भी इसमें शामिल थे। और ये हत्या हुई थी 1928 ईस्वी में। और किसकी हत्या हुई थी? जॉन सैंडर्स, एक अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी, उनकी हत्या हुई थी। और ये कब हत्या हुई थी? 17 दिसंबर 1928 में। और इसके लिए इनको फांसी जो दी गई थी 23 मार्च 1931 में इनको फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन खेल है? स्नोबोर्ड, आइस हॉकी, स्केटिंग और तलवारबाजी। तो इसमें तीन दोस्तों, जैसे स्नोबोर्ड है ये बर्फ पर खेला जाता है, यानी ये शीतकालीन है। आइस हॉकी भी बर्फ पर और स्केटिंग भी बर्फ पर। तो ये जब ये तीनों जो खेल हैं ये तो शीतकालीन है। लेकिन जो तलवारबाजी होता है ये ग्रीष्मकालीन है, यानी गर्मियों वाले ओलंपिक में ये खेला जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में भारत ने 1928 से 1956 तक ओलंपिक में लगातार स्वर्ण पदक जीते थे? तो 1928 ईस्वी से लेकर 1956 ईस्वी तक लगातार स्वर्ण पदक भारत ने किस क्षेत्र में जीते, किस खेल में जीते? ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, क्रिकेट, कबड्डी, बास्केटबॉल या हॉकी। तो इसका सही आंसर है, ये जीते थे भारत ने हॉकी में 1928 से लेकर 1956। भारत ने जो पहला खेला था 1928 में स्वर्ण पदक जीता था, ये जीता था नीदरलैंड को हराकर। किसको? नीदरलैंड को हराकर भारत ने ये स्वर्ण पदक जीता था 1928 में पहला। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है,
किस नदी को सिंगी खंबन कहा जाता है? यमुना नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को, गंगा नदी को या सिंधु नदी को? तो जो सिंगी खम्मन कहा जाता है ये कहा जाता है सिंधु नदी को। किस नदी को? सिंधु नदी को। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों सिंधु नदी, इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो कहाँ है? इसका जो उद्गम क्षेत्र है ये कैलाश पर्वत, जो कैलाश पर्वत के बोखरचू बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बोखरचू ग्लेशियर से ये निकलती है सिंधु नदी। और इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है, सिंगी खम्मन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, भारत का संविधान बजट को के रूप में संदर्भित करता है। तो भारत का संविधान जो है वो बजट को किस रूप में संदर्भित करता है? भारत की आकस्मिक निधि के रूप में, वार्षिक वित्तीय विवरण, भारत का सार्वजनिक खाता या फिर भारत का समेकित निधि? तो इसका सही आंसर है ये है वार्षिक वित्तीय विवरण। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। जो बजट है इसको भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इसका जो उल्लेख है वो है आर्टिकल 112 112 में इसका उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसमें क्या होता है, सरकार जो होती है एक वर्ष में जो अपना अनुमानित जो आय और व्यय इसको संसद में प्रस्तुत करती है एक साल का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसे दल बदल कानून कहा जाता है, से संबंधित है? कौन सी अनुसूची है जो संबंधित है? 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं या 9वीं? तो इसका सही आंसर है ये है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून से संबंधित है। और ये 10वीं अनुसूची जो शामिल की गई थी, जो पहले संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में हो चुकी हैं 12। तो ये 10वीं अनुसूची जो थी इसको 82वें संविधान संशोधन, वो 52वां संविधान संशोधन कौन सा था दोस्तों? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? नियुक्त किया जाता है उपराष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, सबसे पहले तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं इनका वर्णन किस आर्टिकल में है? इनका वर्णन है आर्टिकल 324 में। मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में बताया गया है। इनकी नियुक्ति जो है उसके बारे में, इनके पद की शर्तों के बारे में, इन सभी का वर्णन 324 में है। और इनकी जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। और इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, ये इनका कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान निम्नलिखित में से किस आंदोलन में किया था? तो जो गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया था, रोलेट सत्याग्रह में, भारत छोड़ो आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन? तो ये किया था उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में, इस नारे को दिया था करो या मरो का। ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 से ये शुरू हुआ था, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये शुरू किया गया था। और ग्वालियर टैंक, जो मुंबई का जो ग्वालियर टैंक था, कौन सा था? बम्बई का ग्वालियर टैंक में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, भूस्खलन जिसको लैंड स्लाइड कहा जाता है के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो भूस्खलन के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? भूकंप, वनोन्मूलन, अत्यधिक वर्षा या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है सभी। जो वन भूस्खलन होता है वो सभी के कारण होता है। भूकंप के कारण भी होता है, वनोन्मूलन के, अत्यधिक वर्षा होने के कारण भी भूस्खलन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, प्रवाल भित्तियां निम्नलिखित में से किस समुद्री क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं? कच्छ की खाड़ी में, पाक की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में या सुंदरबन में? तो दोस्तों प्रवाल भित्तियां जो होती हैं ये समुद्री पानी यानी कि खारे पानी में पाई जाती हैं। तो जो सुंदरबन है यहाँ पर मीठा पानी पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ अपना जल गिराती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पानी होता है वो मीठा होता है यानी कि खारा नहीं होता। तो यहाँ पर प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती, जबकि कच्छ की खाड़ी, पाक की खाड़ी और जो मन्नार की खाड़ी है यहाँ पर प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य
कौन सा है? छाऊ, कालबेलिया, घूमर या गरबा? तो इसका सही आंसर है गुजरात का जो लोकप्रिय लोक नृत्य है वो है गरबा। गरबा कहाँ का है? गुजरात का। कालबेलिया कहाँ का? ये है राजस्थान का। घूमर भी कहाँ का है? राजस्थान का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खट्टे स्वाद का होता है तथा नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है? मिश्रण, क्षार, अम्ल या लवण? तो इसका सही आंसर है अम्ल। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। यहीं पर क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पेपर को ये नीला कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है 18, जब किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक तापमान के नीचे ठंडा किया जाता है तो अतिचालक का कौन सा गुण अकस्मात शून्य आ जाता है? तो कौन सा गुण जो है वो शून्य तक हो जाता है? वोल्टेज, प्रतिरोध, चालकता या प्रतिबाधा? तो इसका सही आंसर है प्रतिरोध गुण जो होता है ये अकस्मात शून्य तक आ जाता है जब उसको क्रांतिक तापमान के नीचे ठंडा किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति जापानी कला जुजुत्सु से हुई थी? क्रिकेट की, पोलो की, जूडो की या फिर संबो की? तो इसका सही आंसर है ये हुई थी जूडो की। जापानी कला जुजुत्सु से उत्पत्ति किसकी हुई थी? जूडो की हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है, विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रकाश, जिसे प्रकाश कहते हैं, से संबंधित ऊर्जा का एक असतत पुलिंदा है जिसमें ऊर्जा ई है जो विकिरण की आवृत्ति के समानुपातिक है। तो कौन सी चीज है? इलेक्ट्रॉन, थर्मियन, न्यूट्रॉन या फोटॉन? तो इसका सही आंसर है फोटॉन। फोटॉन विद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित ऊर्जा का एक असतत पुलिंदा है जिसमें ऊर्जा ई है जो विकिरण की आवृत्ति वी के समानुपातिक है। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्यपगत का सिद्धांत या फिर जिसे हड़प नीति कहते हैं को तैयार किया था? डलहौजी, कर्जन, वेलेजली या रिपन? तो इसका सही आंसर है ये शुरू किया था डलहौजी ने। किसने शुरू किया था? डलहौजी ने शुरू किया था। डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से लेके 1856, ये कार्यकाल था डलहौजी का। डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत या फिर हड़प नीति शुरू की थी। इसमें क्या होता था कि जिस भी राजा के कोई संतान नहीं होती थी तो उसका जो राज्य था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ जाता था। तो सबसे पहले इन्होंने 1848 में सतारा को अपने अधीन किया था। किसको किया था? सतारा को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 है, 22, सहकारी समितियों के गठन का अधिकार एक मौलिक अधिकार में प्रदान किया गया है। किस मौलिक अधिकार में प्रदान किया गया था? ऑप्शन 1 है 79वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, 45वां संशोधन अधिनियम 2018, 97वां संशोधन अधिनियम 2011 या फिर 16वां संशोधन अधिनियम 2009? तो सहकारी जो समिति है उनका वर्णन किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा भाग 9 के बी में। कौन सा भाग? भाग 9 बी में सहकारी समितियों को, इसमें सहकारी समितियों की शर्तों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 23, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है? ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन या आयोडीन? तो इसका सही आंसर है फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक है 9। ब्रोमीन का है 35, जबकि क्लोरीन का है 17, आयोडीन का है 53। आयोडीन का कितना है? 53। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद है? अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 148 या अनुच्छेद 180? तो इसका सही आंसर है जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं उनका वर्णन अनुच्छेद 148 में किया गया है। इनकी जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है,
समाजवाद का भारतीय प्रकार है गणतंत्र समाजवाद, संघीय साम्यवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद या फिर साम्यवादी समाजवाद। तो समाजवाद का जो भारतीय प्रकार है वो है लोकतांत्रिक समाजवाद। इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों समाजवाद का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं था पहले, मूल संविधान में, लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था उसके द्वारा जो प्रस्तावना थी उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। तो जो समाजवाद था ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 है, ओक और शाहबलूत। ओक और शाहबलूत के पेड़ हैं कैसे हैं? कांटेदार वनस्पति, मैन मैग्रोव पेड़, या फिर सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले पेड़, या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार पेड़। तो इसका सही आंसर है, यह है उष्णकटिबंधीय सदाबहार पेड़। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 27 है, ओलंपिक खेलों में कुश्ती की कितनी शैलियां हैं? तो ओलंपिक खेलों में कुश्ती की कितनी शैलियों का प्रयोग किया जाता है? 3, 2, 9 या 4? तो इसका सही आंसर है 2। जो शैलियां हैं, 2 तरह की कुश्ती खेली जाती हैं। एक है ग्रीको रोमन। कौन सी है? ग्रीको रोमन। ग्रीको रोमन। दूसरी होती है फ्री स्टाइल। कौन सी होती है? फ्री स्टाइल। ठीक है। तो दोस्तों फ्री स्टाइल जो कुश्ती होती है इसमें जो प्रतियोगी होता है वो अपने पैरों का भी प्रयोग कर सकता है, लेकिन ग्रीको रोमन में पैरों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ओलंपिक में 2 तरह की कुश्ती खेली जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है 28, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद खान, हाजी शरीयतुल्लाह, मिर्जा गुलाम अहमद या मोहम्मद अली। तो जो अहमदिया आंदोलन हुआ था इसके संस्थापक थे मिर्जा गुलाम अहमद। और ये कब हुआ था? 1889 में हुआ था इसमें। और ये एक धार्मिक आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? ये एक धार्मिक आंदोलन था जिसको मिर्जा गुलाम अहमद ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है 29, पुर्तगाली प्रथम बार भारत में कहाँ पहुंचे? तो जो पुर्तगाली थे प्रथम बार भारत में कहाँ पहुंचे थे? कालीकट, सूरत, कोचीन या एन्नोर? तो इसका सही आंसर है कालीकट। कालीकट को ही कोझिकोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोझिकोड कहा जाता है। तो सबसे पहले जो पुर्तगाली था वो था वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो 1498 ईस्वी में भारत में आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। अटलांटिक से होता हुआ ये भारत में इसने प्रवेश किया था उस समय। और ये कहाँ पर स्थित है? कालीकट कोझिकोड ये केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में। अगला प्रश्न है 30, कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है? इन्वर्टर करता है, रेक्टिफायर या फिर संधारित्र या फिर ट्रांजिस्टर? तो इसका सही आंसर ये करता है रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ये क्या करता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 31 है, भारतीय संविधान में उल्लिखित शब्द भ्रातृत्व से क्या आशय है? भाईचारे की भावना, पड़ोसी होने की भावना, कूटनीतिक भावना या फिर मित्रता की भावना? तो जो भ्रातृत्व की जो आशय है ये है भाईचारे की भावना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष वायसराय करजन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? तो करजन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी? 1919 में, 1885, 1905 या फिर 1858? तो इसका सही आंसर है ये घोषणा की थी 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। 1905 ईस्वी में ये घोषणा की थी। और ये लागू कब होता? ये 16 अक्टूबर 1905 में लागू हुई थी बंगाल विभाजन की घोषणा। ठीक है। उस समय करजन ने ये घोषणा की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, गर्मियों में उच्च चारागाहों और सर्दियों में निचली घाटियों के बीच पशुओं की मौसमी हलचल को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं इस हलचल को? पशुचारणता, मौसमी चारागाह परिवर्तन, पशुओं के झुंड या खानाबदोशी? तो इसका सही आंसर है, इसको कहा जाता है मौसमी चारागाह परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्षों में एक बार पृथ्वी के निकट आता है? तो ऐसा कौन सा धूमकेतु है? हेली धूमकेतु, एनेक धूमकेतु, सीजर धूमकेतु या बोरेली धूमकेतु? तो जो 76 वर्षों में पृथ्वी के निकट आता है वो धूमकेतु है हेली धूमकेतु। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ के अधीन एक कार्यालय है। तो इसके अधीन कौन सा कार्यालय है? ये किसके अधीन है?
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो कौन सा है? सांख्यिकी सर्वेक्षण मंत्रालय के अंतर्गत, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, या फिर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सूचना संचार और प्रसारण मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है, ये आता है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस झील को एकमात्र तैरती झील भी कहा जाता है? कौन सी झील है? चिल्का झील, लोकटक झील, पुष्कर झील या खज्जियार झील? तो इसका सही आंसर है, एकमात्र तैरती झील है लोकटक झील। कौन सी झील है? लोकटक झील। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है मणिपुर राज्य में स्थित है। किस राज्य में है? मणिपुर राज्य में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है? साक्षरता दर, जन्म दर, अशिक्षा की दर, जनसंख्या वृद्धि दर। तो जो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के जो साक्षर जनसंख्या को अनुपात को मापता है उसको कहा जाता है साक्षरता दर। क्या बोलते हैं उसको? साक्षरता दर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38 है, रहस्यमयी बरमूडा त्रिकोण निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो बरमूडा त्रिकोण जो है ये किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर? तो इसका सही आंसर है, ये है अंध यानी कि अटलांटिक महासागर में स्थित है बरमूडा ट्राइंगल। बरमूडा ट्राइंगल, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39, सुधारात्मक सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरपीडीएस की शुरुआत वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी सुधारात्मक सार्वजनिक वितरण प्रणाली? 1984, 1992, 1998 या 1974? तो जो सुधारात्मक सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई थी ये की गई थी 1992 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आईसीसी का पूर्ण विस्तार क्या है यानी पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल क्लब क्रिकेट, इंटरनल क्रिकेट एसोसिएशन, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या फिर इंडियन क्लब काउंसिल? तो आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी जो फुल फॉर्म होती है। और आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1909 ईस्वी में। कब हुई थी? 1909 ईस्वी में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई में। कहाँ पर? दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है 41, राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है? तो प्रति व्यक्ति की प्रतिवर्ष आय, इसी को बोला जाता है राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय, या फिर एक धनी परिवार की आय, प्रतिवर्ष परिवार की आय, या फिर 4 व्यक्तियों वाले परिवार की आय? तो इसका सही आंसर है जो प्रति व्यक्ति की प्रतिवर्ष जो आय होती है उसी को राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42 है, 1859 के विद्रोह में जिसमें बंगाल के किसानों ने नील का उत्पादन करने से इनकार किया था उसे के रूप में जानते हैं? किस रूप में उसको जानते हैं? नील विद्रोह के रूप में, लाल विद्रोह, हरित विद्रोह या पीत विद्रोह? तो जो 1859 के विद्रोह में जिसने बंगाल के किसानों ने नील का उत्पादन करने से इनकार किया था उसको कहा जाता है नील विद्रोह। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। और ये कब हुआ था? 1859 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है 43, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता के नए शब्द जोड़े गए थे किस संविधान संशोधन के द्वारा? 21वां संविधान संशोधन 1967, 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1976 या फिर 25वां संविधान संशोधन 1970? तो इसका सही आंसर ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44 है, खेत में उगने वाले अवांछनीय पौधों को क्या कहा जाता है? तो जो खेत में अवांछनीय यानी कि जो जिसकी जरूरत नहीं होती वो पौधे उगाते हैं उनको क्या कहते हैं? खरपतवार, तना, पेड़ या फसलें? तो इसका सही आंसर है उनको खरपतवार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45 है, प्रसिद्ध पेंटिंग डाइंग प्रिंसेस निम्नलिखित में से किस गुफा में स्थित है? तो किस गुफा में है? बाघ की गुफा में, भीमबेटका की गुफा में, अजंता की गुफा में या एलोरा की गुफा में?
तो इसका सही आंसर है ये है अजंता की गुफा में। अजंता की गुफा में डाइंग प्रिंसेस एक प्रसिद्ध पेंटिंग बनी हुई है। किस गुफा में? अजंता की गुफा में। और जो अजंता की गुफाएं हैं ये कहाँ स्थित है? ये है महाराष्ट्र में स्थित। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46 है, मौलिक अधिकारों की संविधान में विशेषताओं को कहाँ से लिया गया है? जो मौलिक अधिकारों की जो संविधान में जो विशेषता है ये कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान, रूसी संविधान, ब्रिटिश संविधान या संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान? तो जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित महान झीलों में कौन सा पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? कौन सी झील पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? ऑन्टारियो झील, लेक इरी, मिशिगन झील या ह्यूरॉन झील? तो इसका सही आंसर जो मिशिगन झील है, ये मिशिगन झील है, ये पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48 है, डीएनए का प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड नामक छोटी इकाई से बना होता है। तो किससे बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड से, नाभिकीय झिल्ली से, नाभिक से या केंद्रक से? तो इसका सही आंसर है ये बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। जो डीएनए होते हैं, डीएनए का प्रत्येक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49 है, सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो जो सर्विस शब्द है ये किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, शतरंज से या कबड्डी से या तैराकी से? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर कर लीजिएगा आप टेनिस। क्या कर लीजिएगा? टेनिस। जो सर्विस शब्द है ये टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश वर्तमान में है? तो कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन या इंग्लैंड? तो इसका सही आंसर है चीन। इनमें से कौन सा है सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन करने वाला? चीन। पहले नंबर पर है इंडिया। पहले नंबर पर कौन सा देश है? पहले नंबर पर है इंडिया। दूसरे नंबर पर है इसमें ब्राजील। कौन सा है? इसमें ब्राजील है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे इसमें आता है चीन। ठीक है दोस्तों, तो हमारे जीके के 50 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 20 था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।